गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी हमारी चल रही है रिवीजन क्लासेस। एक्चुअली हमने जो पढ़ा है देखते हैं हमें कितना याद है। एक बार क्यों रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी से। फर्स्ट फर्स्ट टू सेकंड थर्ड क्लासेस जो हमारी इकोनॉमी की है उसकी हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बार बार रिवीजन चाहिए। ठीक है। फर्स्ट, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमी। ये अर्थव्यवस्था छोटी इकाइयों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है, जैसे एक उपभोक्ता, एक दुकान, एक कंपनी। ठीक है। उदाहरण के लिए बोल रहा है, मान लीजिए एक किराने की दुकान है। वह कितनी चीजें खरीदेगी, कितने दाम पर बेचेगी, ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं, ये सब सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म मतलब छोटा, मतलब छोटे उद्योग की बात कर रहा है। मुख्य बिंदु क्या होते हैं? उपभोक्ता का व्यवहार, विक्रेता की रणनीति, कीमतों का निर्धारण, मांग और आपूर्ति। ये सब चीजें इसके अंडर आती हैं। ठीक है। छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है ये। ठीक है। मध्यम अर्थव्यवस्था क्या बोल रहा है? ये सूक्ष्म और समष्टि दोनों के बीच की कड़ी है, जिसमें वे तत्व आते हैं जो दोनों को प्रभावित करते हैं, जैसे ब्याज दरें, निवेश, ऑटो सेक्टर। आपको बताया था ना मैंने, जो सूक्ष्म और समष्टि को प्रभावित करते हैं। ब्याज दरें बढ़ेंगी तो वहां पे आइटम के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। निवेश निवेश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब उदाहरण। अगर सरकार ऑटो सेक्टर के लिए कोई नीति लाती है तो इससे कंपनियों और देश की जीडीपी दोनों पर असर पड़ता है। तो सरकार कोई भी ऑटो सेक्टर की कोई नीति लेके आएगी, इस पे तो कंपनी पे भी असर पड़ेगा और सरकार पे भी पड़ेगा। ये मध्यम अर्थव्यवस्था की उदाहरण है। मुख्य बिंदु क्या? ब्याज दरें, निवेश का प्रवाह, आधारभूत संरचना, सेक्टर विशिष्ट नीतियां। ओके। समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है? ये पूरे देश की या दुनिया की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है। ये पूरे देश की और या दुनिया की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है, जैसे इंडिया हो गया, अदर कंट्रीज हो गई, फॉरेन अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, अदर जितनी भी कंट्री, जैसे जीडीपी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, देशी व्यापार। उदाहरण, अगर भारत की जीडीपी 7% बढ़ रही है तो ये समष्टि अर्थव्यवस्था का संकेत है। ये बताता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। मुख्य बिंदु राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, रोजगारी और देश विदेशी व्यापार, इन सभी के ऊपर ये वार्तालाप कर रहा है। ठीक है। समष्टि मतलब पूरे देश की जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा, पहली वाली फर्स्ट क्लासेस ले लेना, फिर पता चल जाएगा। ठीक है। कथनों पे विचार करें। अभी हमें क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं, थोड़े डिफिकल्ट हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड ज्यादा ही हाई है, तो क्वेश्चन गलत होंगे, डरना नहीं है। ठीक है। बोलते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था व्यापक आर्थिक पहलुओं जैसे राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति और विदेशी व्यापार का अध्ययन करती है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था केवल सरकार और रिजर्व बैंक की नीतियों का अध्ययन करती है। समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका क्वेश्चन नंबर आंसर होगा वन। ठीक है। इसका आंसर होगा वन। ठीक है। ओके। ये है इसका। समष्टि अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय स्तर के संकेतकों को देखती है, जबकि कथन दो गलत है, क्योंकि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था उपभोक्ता, उत्पादक, विक्रेता जैसी इकाइयों के व्यवहार को समझती है। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे व्यापारी हो गए, उपभोक्ता हो गए, उनको नीतियों की विशेषण इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है। कथनों पे विचार करें। मध्यम अर्थव्यवस्था वह श्रेणी है जो सूक्ष्म और समष्टि दोनों से प्रभावित होती है। मध्यम अर्थव्यवस्था में केवल बुनियादी ढांचा और ऑटो सेक्टर का विश्लेषण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये चेक करें और बताएं आपको इसका आंसर क्या होगा। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। इसका आंसर क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया था, मध्यम अर्थव्यवस्था वह श्रेणी है जो सूक्ष्म और समष्टि दोनों से प्रभावित होती है। ठीक है। ओके। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना। ठीक है। थर्ड, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था एक छोटी इकाइयों जैसे दुकानों और कुटीर उद्योगों उद्योगों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है। सही बोल रहा है। समष्टि अर्थव्यवस्था केवल उपभोक्ताओं और निर्माताओं की प्रवृत्तियों को समझती है। क्या गलत है कि सही है? लगाओ दिमाग।
क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन नंबर 1 वो सही है, ठीक है? ओके, दिमाग लगाओ अपना कैसे होगा? ईज़ी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारी, दुकानदार, छोटे व मध्यम उद्योग शामिल होते हैं, जबकि समष्टि अर्थव्यवस्था उपभोक्ता निर्माताओं पर केंद्रित नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक ढांचे का ध्यान देती है पर ध्यान देती है। कथन नंबर प्रश्न 4, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति केवल समष्टि अर्थव्यवस्था पर लागू होती है। मौद्रिक नीति के जरिए सूक्ष्म अर्थव्यवस्था गतिविधियों जैसे उपभोक्ता व्यापार भी प्रभावित होता है। कथन सही है या नहीं? बताइए कौन सा? क्वेश्चन मॉडरेट है, ज़्यादा इजी भी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बट आंसर देना चाहिए आपको। इसका आंसर है आंसर बी। ओके, ठीक है। मौद्रिक नीति के जरिए सूक्ष्म आर्थिक गतिविधियां जैसे उपभोक्ता व्यवहार भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। मौद्रिक नीति जैसे रेपो रेट, बैंक दरें आदि आर्थिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं, ठीक है। रेपो रेट और बैंक दरें ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। जिससे उपभोक्ता का व्यय बचत, ऋण लेने की प्रवृत्ति भी प्रवाहित होती है, अर्थात सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। इसका आप क्वेश्चन करना और आंसर देना कमेंट बॉक्स पे। आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग में। वो पार्टिसिपेट करोगे तभी पता चलेगा ना कुछ। देखो यार, कंपटीशन है मानता हूँ, मगर तुम इतने वो नहीं हो, मतलब ना कम में नहीं हो। यू आर गुड यार, तुम बहुत अच्छे हो जो तुम सब वीडियो देख रहे हो। इसलिए अपने आप खुद को मोटिवेट रखो, सब ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर तुम बताना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये हमारा पिछली बार छूट गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जहां आर्थिक गतिविधियां पूंजी के निवेश और लाभ कमाने की सोच पर आधारित होती हैं, जिसमें सरकार का दखल कम होता है और ये मुक्त बाजार तंत्र पर विश्वास रखा जाता है। मतलब पूंजीवादी जो आर्थिक प्रणाली है ना, ये क्या होती है? आर्थिक गतिविधि पूंजी के निवेश और लाभ कमाने, जो भी आर्थिक गतिविधियां होती है ना इसमें, वो क्या होती हैं? एक तो निवेश करना, और निवेश से अधिक लाभ कमाना, उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सरकार दखल नहीं देती है, मुक्त बाजार तंत्र होता है। मतलब बाजार जैसे डिसाइड करेगा उसका वैसा ही रेट होगा। पूंजी, अभी ये आप पढ़ सकते हो, विशेषता, सरल व्याख्या और उदाहरण। पूंजी आधारित व्यवस्था क्या होती है? इसमें पूंजी संपत्ति, मशीनें, पैसा का उत्पादन में इस्तेमाल होता है। उदाहरण, मशीनों से फैक्ट्रियों में उत्पादन, ठीक है। मुक्त बाजार तंत्र, बाजार खुद तय करेगा कि क्या बिकेगा और किस कीमत पर बिकेगा। उदाहरण, मांग आपूर्ति के आधार पर वस्तुओं की कीमतें तय होना। हस्तक्षेप, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, बाजार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। सरकार मूल्य निर्धारित में हस्तक्षेप नहीं करती है। समझ आ रहा है ना? निजीकरण, अधिकांश उद्योग संसाधन निजी हाथों में होते हैं। रिलायंस टाटा जैसे निजी उद्योगों का वर्चस्व। अदृश्य हाथ का सिद्धांत, ये पूछा जा सकता है। जब हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम करता है तो अनजाने में समाज का भी भला होता है। एग्जाम्पल देखना इसकी। एक व्यापारी अपने लाभ के लिए अच्छा सामान बेचता है तो उपभोक्ता को भी अच्छा मिल जाता है, मतलब उपभोक्ता को भी अच्छा सामान मिल जाता है, तो उसका भी फ़ायदा है, उसका भी फ़ायदा है। अदृश्य हाथ यही बोलते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए वो काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, मगर दूसरे व्यक्ति को भी प्रॉफ़िट होगा। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक विचारधारा है जिसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति कार्य अपने क्षमता के अनुसार और पाए अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है? इसका मतलब ये है, एक समानताधारी समाज राज्य विहीन की बात करता है और निजी संपत्ति विहीन समाज बताता है, ठीक है? इसके उदाहरण समझ सकते हो आप यहाँ पे। मतलब एक डॉक्टर और एक किसान दोनों समाज के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए दोनों को समान सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास आदि। निजी संपत्ति होती उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का, मतलब उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि समाज या समुदाय का अधिकार होता है। मतलब ये से यार इक्वालिटी की बात करता है, मतलब ठीक है? उदाहरण, कोई फैक्ट्री किसी पूंजीपति की नहीं होगी बल्कि मजदूरों की यूनियन यूनियन द्वारा चलाई जाती है। ये बाकी एग्जाम्पल वरना, ठीक है? लग गया पता? समाजवाद क्या होता है? एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों, जमीन, उद्योग, खनिज आदि पर सरकार या समुदाय का स्वामित्व होता है। या सरकार या समुदाय का, और आर्थिक निर्णय जैसे योजनाओं का वितरण और आय का बंटवारा सरकार द्वारा किया जाता है। समाजवाद, मतलब समाजवाद की जब बात होगी, जो संसाधन होंगे समाज और इसका होगा, समुदाय का, सरकार और समुदाय का होगा, ठीक है? तो
क्या बोला विषय का मूल्य क्या होता है? अच्छा सॉरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? नेहरूवादी समाजवाद भारत की ज़रूरतों के अनुसार पूंजीवादी और समाजवाद दोनों की विशेषताओं को मिलाकर तैयार किया गया है। इसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब इसमें दोनों का समावेशन है, किसका? पूंजीवाद और समाजवाद का। उदाहरण कुछ क्षेत्र जैसे रेलवे हो गए, रक्षा, भारी उद्योग हो गए, भारत के नियंत्रण में है और अन्य दुकानें, सेवाएँ, लघु उद्योग निजी क्षेत्र में है। मतलब इन दोनों में दोनों मिलकर ये कार्य करते हैं। ये नेहरू जी की वो सोच थी, ठीक है? प्रभाव का स्रोत सोवियत रूस का समाजवाद नेहरू सोवियत रूस की तीव्र विकास और समानता आधारित प्रणाली से प्रभावित थे। वह भारत में कल्याणकारी राज्य और योजनाबद्ध विकास की परिकल्पना लेकर आए। उदाहरण पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 कृषि पर बल दिया गया। मतलब ये हमने रूस से रशिया से लिया था, ठीक है? जो सोवियत था उस टाइम पे, ठीक है? नेहरू समाजवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? नेहरू समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित था। इसमें केवल निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। अब बताओ निजी क्षेत्र थे या दोनों थे? सोचो यार सोचो, सब ठीक हो। टाइम दे रहा हूँ थोड़ा-सा। सोचो, सोचो। इसका आंसर है 1, दूसरा नहीं है, ठीक है? इसका जो आंसर है 1 होगा, ओके? अभी आपको मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। नेहरूवादी समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है जिसमें सामाजिक और निजी क्षेत्र दोनों का संतुलन था। केवल निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं था। ओके, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट। नेहरूवादी समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना और समाज कल्याण था। इसमें राज्य विहीन समाज का लक्ष्य था। बताइए बताइए। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वीडियो को पूरा देखा करो और अच्छे से समझा करो, ठीक है? इसका आंसर है 1, ओके? राज्य विहीन कैसे होगा? तो नेहरू जी कैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे? नेहरू समाजवाद में पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना और समाज कल्याण था। राज्य विहीन समाज साम्यवाद का लक्ष्य है, ना कि नेहरूवादी का। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बड़े और जरूरी क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। निजी क्षेत्र की को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। बताइए कौन सा आंसर इसका सही है? यार एक लाइक का बटन होता है ना, वहाँ पे लाइक कर दिया करो। नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी करोगे तब भी अच्छा है। पता तो चलेगा वीडियो आपको समझ नहीं आ रहा है। इतना तो कर दिया करो एटलीस्ट, नहीं करना है तो इतना कर दो कि भाई डिसलाइक कर दूँ। लाइक करोगे उसमें कमेंट में डालो नहीं अच्छा लग रहा है तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे यार, तुम करो करते नहीं हो। इसमें बड़े और ज़रूरी क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में होंगे, ठीक है? इसका ये आंसर है। समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? समाजवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार या समुदाय के पास होता है। समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक असमानता को बढ़ाना है। कौन-सा कथन सही है? देखने से पता चल रहा है। बताइए, बताइए। जो पहली वीडियो देखेगा, उसका जो दूसरा क्वेश्चन जो होगा ना, दूसरा वाला जो मैंने वीडियो बनाई है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सही जाएँगे। उसका रिवीजन था, ठीक है? थोड़ा मिल के करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छा रहेगा। बताइए समाजवाद का ए इसका आंसर है, देखो लेट के पढ़ रहा है। लेट के पढ़ रहे हो यार? कुछ खाना बना के पढ़ रही होंगी, कुछ खाना खा के और यहाँ 11:30 बज रहे हैं। ऐसा मत करो, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट साम्यवाद और समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? साम्यवाद में राज्य विहीन है और वर्ग विहीन समाज का लक्ष्य होता है। समाजवाद में सरकार का नियंत्रण और सामाजिक समानता पर जोर दिया जाता है। बताइए, बताइए, इसका आंसर क्या है? 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 बताइए, बताइए, इसका आंसर
जल्दी से बोलिए, जल्दी से। बताइए, बताइए इसका आंसर क्या है? सोचिए, थोड़ा सोचोगे तभी होगा। इसका आंसर है सी। ठीक है? नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना की बात करने जा रहा हूँ अभी। ओके? पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूँ। ठीक है? मॉडल कौन किसका था ये? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में आई थी। मॉडल जो था हैरोल्ड डोमर था, निर्माता के एन राज थे। उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न संकट का समाधान करना, कृषि और सिंचाई पर जोर। मतलब पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, खाद्यान्न से रिलेटेड थी। ठीक है? कृषि और सिंचाई पर जोर दिया। प्रमुख क्षेत्र क्या किया? भाखड़ा नांगल बना दिया, हीराकुंड परियोजना बना दी, ग्रामीण विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य। विशेष पहल क्या थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाए गए, आधारशिला थी। विशेषता क्या थी? कृषि प्रधान प्राथमिकता। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना तुमसे पूछे, मॉडल किसने दिया था? हेरोड डोमर ने, निर्माता के एन राज। उद्देश्य खाद्यान्न संकट का समाधान, कृषि और सिंचाई पर जोर देना। ठीक है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किए गए वहां पे। द्वितीय पंचवर्षीय जो ना 1956 से 1961 में हुई। मॉडल कौन था? नेहरू महान लोबिस, निर्माता पीसी महान लोबिस थे। बुनियादी उद्योगों का तेज विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता। प्रमुख क्षेत्र क्या थे? भारी उद्योग, स्टील, कोयला, बिजली। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। विशेष पहल क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक थी। विशेषता औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। ठीक है? लगा पता? दोनों। बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और सिंचाई का विकास था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों का विकास था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोनों। ठीक है? सी होगा इसका आंसर। ओके? नेक्स्ट, व्याख्या पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बताइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में की थी? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सोचो। बताओ, बताओ जल्दी से। पहला होगा। ठीक है? ओके? ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच संतुलन स्थापित करना था। इस योजना में आत्मनिर्भरता पर जोर नहीं दिया गया था। सोचिए क्या है ये? इसका आंसर बताइए। टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। सोचो, सोचो। जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर क्या है इसका? इसका आंसर होगा, क्या होगा? वन ए। ठीक है? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में संतुलन लाना और आत्मनिर्भर व्यवस्था का निर्माण करना। कथन दो गलत है क्योंकि योजना आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया। आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया था। प्रश्न नंबर दो, तृतीय पंचवर्षीय योजना सफलता तीन 1962 का चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध शामिल थे। इस योजना के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हो चुका था, जिनसे खाद्यान्न संकट पूरी तरह समाप्त हो गया था। क्या इसका आंसर होगा? वीडियो पॉज करिए, आंसर दो। बताओ, बताओ यार, आंसर तो बताना चाहिए आप लोगों को।
इसका आंसर क्या होगा? कथन 1 सही है, दूसरा गलत होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का उद्देश्य आर्थिक विकास और स्थिरता था। इस योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति पर प्रभाव देखने को मिला। बताइए चतुर्थ पंचवर्षीय। तो इसका सी आंसर होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नेक्स्ट, पंचवी पंचवर्षीय योजना 1978 में समय से पहले समाप्त कर दिया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय और आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देना था। क्या था इसका पंचवर्षीय योजना का? बताइए। पंचमी वाला ए है, दूसरा इस योजना वाला वी होगा, ठीक है। बताओ, 1 और 2 होगा, सॉरी, बताओ। इसका आंसर है ए, पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चलती थी, लेकिन जनता पार्टी सरकार ने इसे 1978 में समाप्त कर दिया। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ विकास था, ना कि आर्थिक उदारीकरण। 90, ठीक है। चलिए, दूसरा गलत है। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों का विकास, गरीबी से मुक्ति, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय। बताओ। उत्तर तो दे रखा है, तो तुम तो बता ही दोगे। इसका आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी नीति पहली बार लागू की गई? 3 वर्षीय आयात नीति, हरित क्रांति, बैंक राष्ट्रीयकरण, मूल्य स्थिरीकरण नीति। कौन सा किया बताओ? इसका आंसर होगा ए। ओके, पढ़ लो। तो ये हमारा मतलब मेरा बेसिकली वही था मोटो की रिवीजन होना चाहिए बार बार। आप पता नहीं करोगे या नहीं करोगे, इसलिए मैंने एक बार रिवीजन सेशन रखा था। जिनके क्वेश्चन अच्छे गए, फिर आप लगे रहो, अच्छी जगह पहुंच जाओगे। और जिनके नहीं, फिर दोबारा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो बार बार, एक एक चीज को सुनो, ठीक है। हमेशा जब पढ़ने बैठते हो स्टॉप वॉच लगाया करो। स्टॉप वॉच से कितनी देर पढ़ पा रहे हो वो देखा करो, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा पढ़ो और शाम को थोड़ा कम पढ़ो। ऐसे करके अपना टाइम स्पेंड करो। मॉर्निंग में जल्दी जगने की हैबिट डालो, ठीक है। ठीक है, फिर जय हिंद जय भारत। एक वीडियो और बनाऊंगा पॉलिटी की, देखता हूँ। 12 बजने वाले हैं वैसे तो।